हेलो दोस्तों, कैसे हो तो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे बेटा। आज फिर से उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं जो 12th क्लास की चल रही थी। मैंने बोला था आपको कि भाई हाँ, पुराने वीडियोस आपको देखने हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र अपन बोले तो एक पुराने लेक्चर आपने पढ़े हुए हैं, तो कुछ लेक्चर नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब कुछ लास्ट का टॉपिक बाकी है, तो लास्ट का टॉपिक मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। लास्ट का टॉपिक जो एक है, मतलब एक टॉपिक में ले रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो इस डेरिवेशन को मैंने वहाँ पे नहीं करवा रखा है, तो मैं अभी करवा रहा हूँ। इससे पहले के जितने भी सारे वीडियो हैं वो पुराने देखना, मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा कि भाई जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी प्लेलिस्ट ये है, उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सीक्वेंस से वीडियो मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। सारे के सारे क्वालिटी वाले वीडियो और अच्छे से उनको समझाया गया है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई हमारे पास हमारा जो चैनल है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सारे लोग हैं उनके पास पहुंचाइए, जिससे मतलब रीच बढ़े, है ना, सब्सक्राइब बढ़े और व्यूज़ बढ़े। ठीक है ना। स्टेटस लगाइए, और अगर आप चाहते हो तो इन वीडियोस को अपना खुद का यूट्यूब चैनल यानी या फिर आपका इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक आई डी, वहाँ पे इसका शॉर्ट वीडियो कट करके आप वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास ये है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल to rotate electric dipole in uniform electric field. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैंने लिखा है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, हम उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र हमारे पास वहाँ पर जनरेट होगा जहाँ पर हमारे पास विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल यानी कैसे होती हैं, समांतर होती हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। या ऐसा कहेंगे कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र कैसा हो, समान हो, उसको अपन कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। ठीक है ना। कोई भी हमारे पास एक फील्ड है, एक सरफेस है, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसे होती है, सेम होती है, उसी को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको ध्यान समझना है, इजीली हो जाएगा। मैं बना रहा हूं सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये होगी ई वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहां पर मैंने बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखो समझाऊंगा, ये डायरेक्ट में बनाया है। ओके, यहां पर है -q आवेश और यहाँ पर है ये +q आवेश। बात क्लियर। अब समझना बेटा, ये इसका सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं वो है ना। देखो अगर मैं बात करूं, जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो +q आवेश पर तो अपनी ही डायरेक्शन में क्या लगाता है, बल लगाता है। यानी अगर कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें +q आवेश है, तो +q आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा ना वो अपनी ही दिशा में लगाएगा।
और माइनस q आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल आरोपित करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्लस आवेश है, प्लस आवेश, तो इस प्लस आवेश को, इस प्लस आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में क्या लगाएगा, बल। यानी आपने देखा कि सर E = F/Q होता है, तो फोर्स F = कितना आएगा, QE। ये हमारे पास फोर्स कितना जाएगा, QE। और मैंने क्या बोला बेटा, माइनस q आवेश पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है, जो बल है, विद्युत बल, वो विद्युत क्षेत्र कैसे लगेगा, विपरीत लगेगा। तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया विपरीत, क्या अप्लाई कर दिया, विपरीत, यानी अब हमारे पास बल एक ऊपर है। अगर मैं इसको यहाँ से घुमा के इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, है ना, देखो यहाँ से कैसे, ये जो है इसको मैं घुमा के अगर ऐसे लेके आ जाऊँ, है ना, ये देखो मैं इसको घुमा के थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, देखो नहीं रहा, ऐसे कर देता हूँ, ये घूम रहा है, ये हमारे पास विद्युत विद्युत ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट के साथ इसमें घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये घूम रहा है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है, देखो अब ये ऐसे आ गया, इस कंडीशन में आ गया, तो यानी कि एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। इसको इसकी बोलेंगे साम्यावस्था की स्थिति। क्या बोलेंगे इसे, साम्यावस्था की स्थिति। अब मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो मुझे इन जो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इनके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और इसी कार्य के क्या निकालना है, वैल्यू यानी कि मान निकालना है। बात समझ आई है? मैंने देखो ध्यान से वैसे कर लेते हैं, ये हो गए। अब मैंने क्या बोला, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको अपन ने रख दिया थीटा 1 पर। कितने पर रख दिया, थीटा 1 पर, ठीक है। और अब इसको अपन घुमा रहे हैं, एक नई कंडीशन लेके आ रहे हैं, एक कंडीशन सी है ए बी, नई जो कंडीशन लेके आए हैं वो नई कंडीशन है हमारे पास, देखो ध्यान से, चलो मैं इसको ये लो, ठीक है। नई जो कंडीशन है उसको अपन घुमा के लेके आ गए यहाँ तक, यानी यहाँ तक लेके आ गए, क्लियर। ये हमारे पास माइनस q आवेश है और ये हमारे पास प्लस q आवेश है। इसकी नई कंडीशन हो गई हमारे पास a डैश और ये क्या हो गया b डैश, जो कि इस साम्यावस्था से कौन बना रहा है, थीटा, कितना कौन बना रहा है, थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थीटा 1 की स्थिति थी वहां से हम इस विद्युत द्विध्रुव को कहां पर लेके आ गए, थीटा 2 स्थिति पर आ गए। अर्थात थीटा 1 से थीटा 2 तक हम घुमा रहे हैं, तो घुमाने में हमको किया गया जो कार्य है ना, उसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, उसका मान निकालना है बेटा, ठीक है। अब देखो अगर हम एक छोटा सा इसमें घुमाएं, थोड़ा सा घुमाते हैं, यानी अल्प इसको घुमाते हैं, अल्प रोटेट करते हैं, यानी इसका कोणीय विस्थापन हमारे पास अल्पांश होगा यानी डी थीटा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसको थोड़ा सा अल्प घुमाने में, अर्थात डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। और डी थीटा के अंदर जो कार्य हो गया तो उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2 की सीमा यानी लिमिट के अंदर समाकलन कर देंगे, तो हमको थीटा 1 से थीटा 2 को घुमाने में कुल किया गया कार्य आ जाएगा। बात समझ में आगे की करें, तो सबसे पहले अपन कितना घुमाएंगे, अल्पांश घुमाएंगे, अल्पांश अर्थात डी थीटा घुमाएंगे तो कार्य भी कितना होगा बेटा, डी डब्ल्यू होगा, वो समीकरण आ जाएगी। उसके बाद हम उसका समाकलन कर देंगे तो हमको किया गया कुल कार्य आ जाएगा। इस तरीके से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा आप इसका मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, है ना। अब तो आपको दिख रहा होगा सभी को, ये डायग्राम है, ठीक है, देखो एकदम बिल्कुल दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो मेरा नंबर है 9672182972, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, है ना, या मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, कोई भी इशू नहीं है नोट्स के अंदर। बात क्लियर, चलो ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास देखो ये पहली कंडीशन ए बी थी हमारे पास, ये ओरिजिन पॉइंट अपन इसको बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, वो बोल देते हैं। तो ए बी कंडीशन थी थीटा 1 पर था, हमने इसको घुमा दिया तो थीटा 2 कंडीशन पर आ गया है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब अपन देखो देखते हैं कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो समझो, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ, इस साइड में ले लिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा सारी बातें समझो, मैंने क्या बोला कि हम अल्प विस्थापित करेंगे, तो
तो मैं बोल रहा हूँ अतः की जगह पर लिख देते हैं यदि, क्या लिख देते हैं यदि द्विध्रुव को अल्प विस्थापित अर्थात डी थीटा किया जाए तो कार्य होगा। यानी अब हमको क्या कर रहे हैं, इसको डी थीटा तक विस्थापित कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, है ना। जिससे एक बार और समझा देता हूँ मैं इसको कैसे हम विस्थापित करेंगे इसे। देखो समझो, देखो ये दिख रहा है आपको, मतलब इसको इस पोजीशन से अपन थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, यानी डी थीटा हटा करके उसमें विस्थापित कर रहे हैं। बात समझ आ गई क्लियर, मतलब डी थीटा थोड़ा सा यहाँ से लेके और यहाँ पर लेके आएंगे, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा हमारे पास कार्य होगा। आई होप आप समझ आ गए, है ना। तो किया गया हमारे पास जो कार्य होगा, समझ ध्यान से, है ना। तो कार्य होगा उसका मान वो भी क्या होगा डी डब्ल्यू, क्या होगा डी डब्ल्यू। और जब हमको पता है कि कोई भी हमारे पास वस्तु घूमती है अर्थात गति करती है यानी रोटेशन मोशन करती है, तो वहाँ पर बल काम नहीं करता, वहाँ पर बल आघूर्ण काम करता है यानी टॉर्क काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल आघूर्ण और इनटू, है ना। ये तो हो गया हमारे पास। देखो समझो डी डब्ल्यू इक्वल टू बल आघूर्ण इनटू, अब कितना विस्थापन हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा बेटा डी थीटा, अर्थात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर ये आएगा बल आघूर्ण गुणा, अब घूमेगा तो कौन सा विस्थापन होगा, देखिए तो वही कोणीय विस्थापन होगा। कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होगा। अब आपको पता है कि इससे पहले वाला डेरिवेशन अगर आप देखोगे, वीडियो में जाके देखोगे, तो किसी द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न जो बलाव होते हैं, जो टाव का मान होता है, टॉ का मान होता है वो होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। अगर ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर देता हूँ तो देखो हमको मिलेगा क्या, डी डब्ल्यू बराबर टॉ का मान क्या होगा पीई साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है डी थीटा। इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, यानी कि हमने विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाया तो हम कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन हम तो कुल कितना घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना आएगा उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, है ना, चलो अगला पेज ले लेते हैं, जल्दी से अगला लेते हैं, ठीक है। मतलब ये तो हमने अल्पांश घुमाया है, अल्प विस्थापन किया है, उसमें हमारे पास कार्य कितना है डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सर अगर हमको अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया जाए तो किया गया कार्य, यानी हम अगर रोटेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, तो हमारे पास कितना वर्क डन होगा। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका अपन क्या कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पर इक्वेशन क्या आती है पीई साइन थीटा और ये क्या आ रहा है डी थीटा। आप देखोगे बेटा कि हमारे पास डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल डब्ल्यू हो जाएगा हमारे पास, और पी और ई विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैसे है, कांस्टेंट जो है उनको किधर लिख लेंगे बाहर, यानी पी किधर आ गया हमारे पास बाहर। व्हाट वी गेट रिमेनिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बेटा साइन थीटा डी थीटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल मैथमेटिक्स, और फंडामेंटल मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी होगी। तो आपने देखा होगा कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस cos थीटा, यानी साइन थीटा का समाकलन कितना होता है बेटा, साइन थीटा का समाकलन होता है हमारे पास माइनस cos थीटा, यानी p तो ऐसे कैसे है हमारे पास, और बेटा साइन थीटा का समाकलन कितना होगा हमारे पास माइनस का cos थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की हुई है थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का cos थीटा। इसको आगे सॉल्व करते देखो ध्यान से, ये w है, p तो ऐसा कैसा है बेटा,
अब ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, हम रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो माइनस का कॉस एक बार थीटा 2 रख दिया और माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं और यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा 1 ये रख दिया अपन। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भी क्या है, W इक्वल टू P का तो P हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस cos थीटा 2 और माइनस माइनस का जाएगा प्लस cos थीटा 1। ओके, सो और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो W इक्वल टू कितना मिलेगा, P का तो P, यहाँ पर हम लिखते हैं पहले cos थीटा 1 को और माइनस बाद में लिखते हैं cos थीटा 2। बात समझ आ रही है? क्लियर? ये हमारे पास किसी विद्युत विद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया जो कार्य होता है उसका क्या आया, मान आया, अर्थात W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आई होप ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी कि भाई हमारे पास जो किया गया कार्य है उसका मान हमारे पास दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो हमने किया क्या है, सबसे पहले हेडिंग को देखो, विद्युत विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य यानी वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, हमने एक विद्युत विद्युत की कंडीशन ली थीटा 1 और थीटा 1 से थीटा 1 को थीटा 2 तक लाने में किया गया कार्य का मान निकाला। इसके लिए हमने इसको सबसे पहले अल्प विस्थापित किया है, यानी एक एलिमेंटल हमने डिस्प्लेसमेंट उसको दिया, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसको डिस्प्लेस कराया, छोटा सा कार्य डिस्प्लेसमेंट दिया है, कोणीय विस्थापन अगर अल्प कोणीय विस्थापन दिया है तो हमारे पास थोड़ा सा कार्य होगा dw बराबर टो इनटू डी थीटा। और कोई भी वस्तु जब घूमती है, वृत्तीय गति करती है, रोटेशन मोशन करती है तो वहां पर बल नहीं आके हमारे पास क्या आ जाता है, बलाघूर्ण, यानी बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। जब हम देखेंगे तो टो का मान हमने इससे पहले वाले लेक्चर में निकाल रखा है, टो इक्वल टू होता है पी sin थीटा, तो टो इक्वल टू पी sin थीटा, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो dw इक्वल टू हमको मिला पी sin थीटा। अब ये तो अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य है, हमको तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालना है, तो हमको कुल कार्य निकालना है। तो ये जो समीकरण दिख रहा है आपका, इस समीकरण को मैंने क्या कर दिया बेटा, समाकलन, तो कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2 की जो सीमा थी उसके अंतर्गत हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन। इंटीग्रेशन dw हमारे पास कितना आता है, w आता है, तो यहाँ पर देखो एक थीटा 1 से थीटा 2 p sin थीटा d थीटा, यहाँ पर मैंने देखा कि सर p विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज ए कांस्टेंट, सो p को हमने कितना ले लिया, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा d थीटा होता है, p को हमने बाहर ले लिया, sin थीटा से इंटीग्रेशन होता है, इसका मतलब बेटा होता है माइनस का cos थीटा और ये वैल्यू होती है थीटा 1 से थीटा 2। इस लिमिट को जब हम रखते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं और माइनस लगा के हम क्या करते हैं बेटा, लोअर लिमिट रखते हैं। यहाँ भी ऐसे हुआ w इक्वल टू p, सबसे पहले देखो माइनस cos थीटा है तो अपर लिमिट माइनस माइनस है लोअर लिमिट, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, हमने प्लस वाले को आगे लिखा, माइनस वाले को लिख दिया, बाद में लिख दिया, इस प्रकार से हमको किया गया कार्य का मान मिल गया। अब इस फॉर्मूले पर अपन देखो दो कुछ थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं कि भाई हमारे पास थीटा 1 का मान इतना हुआ तो क्या होगा और थीटा 2 का मान हमारे पास इतना हुआ तो क्या होगा, ठीक है ना। तो गौर से देखिए, इधर रख देता हूँ इसको, ये ओके, और इस फॉर्मूले को अपन ऑपरेशन करने वाले हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये लो, और क्योंकि अपन कंडीशन इस पर लगाएंगे तो इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये बड़ा लिख दिया, चलो इसको और अच्छे से लिखता हूँ। हमको एक फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला मिला है W इक्वल टू पी cos थीटा 1 cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला मिला है, इसका हम क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है, शर्त लगानी है। देखो अगर मैं बोलूँ तो 3 केस लगेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। इसमें मैं लिखूंगा देखो इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर लिखूंगा इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर लिखूंगा इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर थीटा एंड थीटा 2 इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर 90 डिग्री और एंड थीटा 2 इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर 180 डिग्री।
ओके, अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं यहाँ पर ये देखो पी है हमारे पास, है ना, इस पी को देखो पी cos थीटा माइनस cos थीटा, अगर थीटा 1 की जगह मैं 0 रख देता हूँ तो देखो मुझे w बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से w बराबर पी और थीटा 1 की जगह मैंने रख दिया cos 0 और माइनस sin थीटा की जगह cos थीटा, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी तो बेटा p का तो p और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और माइनस मिलेगा cos थीटा, यानी कि जब थीटा 1 बराबर 0 तो w बराबर थीटा हो तो हमारे पास w बराबर p cos 0 माइनस cos थीटा, यानी p into 1 माइनस cos थीटा, ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसकी बात करें तो w इक्वल टू हमको मिलेगा p और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ cos 0 और माइनस थीटा रख रहा हूँ बेटा cos 90 डिग्री। आपको पता है कि देखो p का p cos 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है और cos 90 हमारे पास कितना होता है 0, तो हमारे पास ये मिलेगा ओनली p, कितना मिलेगा p, यानी जब हमारे पास थीटा 1 0 और थीटा 2 90 डिग्री था, अर्थात इसको साम्यावस्था से लंबवत स्थिति में लेके जाते हैं, परपेंडिकुलर पोजीशन में लेके जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास दिए गए ट्रायंगल का मान कितना मिलेगा बेटा p मिलेगा, क्या मिलेगा p। लास्ट फाइनल कंडीशन आती है हमारे पास, वो ये होती है, देखो इसको थोड़ा सा करता हूं मैं, ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो थीटा 1 0 है और थीटा 2 हमारे पास 180 है, तो w का जो मान है वो हमको मिलेगा p और यहाँ पर हो जाए cos थीटा में है cos 0 माइनस cos 180। आपको पता है बेटा देखो p का तो p ऐसे हो जाएगा cos 0 1 होता है ना, cos 0 क्या होता है 1 माइनस और cos 180 की बात करूं तो कितना होता है हमारे पास -1 होता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से w इक्वल टू हमको कितना मिलेगा p का तो p बेटा देखो 1 माइनस में कितना होता है 1, तो ये 2 हो गया ना, तो हमको मिला 2p, अर्थात जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से और 180 डिग्री तक कोण में घुमाएंगे तो हमको अधिकतम कार्य मिलेगा, अर्थात 2p होगा हमारे पास। कहने का मतलब इन तीनों कंडीशन में हमारे पास कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि पहली कंडीशन p into 1 minus cos थीटा है, दूसरी कंडीशन में हमारे पास है ओनली p है, ये वाला देखो ओनली p है, और तीसरी कंडीशन हमको मिल रहा है 2p है। इस तरीके से हमारे पास किसी भी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है उसका मैंने आपको बता दिया है, जो कि हमारे पास मान है w बराबर p cos थीटा माइनस cos थीटा 2, और उसके ऊपर तीनों कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो गाउस के नियम से संबंधित चीजें हैं, और गाउस के नियम से संबंधित जो चीजें हैं वो उनमें हमारे पास पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारे पास 3 प्रकार का पढ़ेंगे, रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों की स्टडी करेंगे। उसके बाद विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, अगर पुराना वीडियो होगा तो विद्युत फ्लक्स की बात नहीं करेंगे, उसी वीडियो को पिन कर देंगे, है ना। और तो इस तरीके से अपन सारे के साथ आगे पढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कुछ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को उठाएंगे, फिर अपन सेकंड जो चैप्टर है आपको स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी विद्युत विभव तथा धारिता, और उसको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया लेक्चर, शानदार लेक्चर रहे हैं, दमदार लेक्चर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। आपका काम सिर्फ इतना बनता है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों तक वो इस वीडियो को पहुँचाइए बेटा, क्योंकि धीरे धीरे अपन इसको आगे और बढ़ाएंगे सीरीज को। आप जब इसको व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लोगों को ज़्यादा पहुँचेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलता है ना। तो इसलिए और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बाकी टीचर भी क्लासेस जल्दी डाल पाए, कुछ ऑफलाइन क्लासेस के इशू की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही, तो सॉरी फॉर दैट। पर फिजिक्स की क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी और हो रही है रेगुलर बेसिस पे। कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो आ जाए, है ना, जिस तरीके से वीडियो आ रही है, लेकिन आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। 12वीं क्लास RDSE बोर्ड हो या आपकी CBSE बोर्ड हो, दोनों के लिए प्रॉपर ढंग से अच्छी तरीके से क्लासेस अरेंज की गई है, और सारी फिजिक्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी एक भी रुपये देने की आपको जरूरत नहीं है, बस चैनल पर आइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा एक पर्सनल नंबर है, इस पर्सनल नंबर पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9672184972। इस पर ओनली आप व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। यहाँ आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सीधा आप व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, है ना, या फिर आपकी जो फोटो वगैरह है उसको क्लिक करके आप सेंड कर दीजिए, या आपको नोट चाहिए तो उसके लिए आप बात कीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल रहेगा यहाँ पर, किसी भी प्रकार की कोई भी इशू नहीं आएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।